साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हुआ हूं जिसमें बाल विकास से संबंधित है ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा आप लोगों को, जिसमें आप लोग का जो भी 10,000 शिक्षक भर्ती होने वाला है उससे संबंधित और जो आप लोगों का सीटेट होने वाला है उससे संबंधित ये सवाल रहेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस तरह से, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया है? ये कथन किसके द्वारा दिया गया है उसको बताना है। आपका ऑप्शन इस तरह से है, पहला टर्मन एवं ओडन द्वारा, दूसरा कैरल व मार्टिन्स द्वारा, तीसरा R.W. टेलर द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग गेस कीजिएगा और मैं उसके बाद बताऊंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, R.W. टेलर द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 2 इस तरह से है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन 2 में कहा गया है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें होती है। किससे होती है देखना है। ऑप्शन इस तरह से है, पहला कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बाद दी जानी चाहिए, या फिर इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें कब दी जानी चाहिए? कार्य को करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? मतलब वो सक्षम नहीं है, अक्षम है ना, मतलब किसी तरह का मतलब कर नहीं पाता है, तो उसमें क्या कहेंगे आप या फिर क्या करेंगे? पहला, उसकी और कोई ध्यान नहीं देंगे। दूसरा, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। उसके अतिरिक्त कक्षा लेंगे, या फिर उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की संतुष्टियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है बोला गया है। ठीक है, 2005 के जो सत्य नहीं है उसको चुनना है। ठीक है, पहला, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान और परीक्षाओं में लचीलापन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। ये सत्य नहीं है ना, 2005 की पाठ्य चर्चा के संतुष्टियों के संबंध में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है, बच्चों पे जो भाषाई विकास है उसके लिए क्या जरूरी है उसको बताना है। ऑप्शन इस तरह से है, ऑप्शन ए, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे जितना दिया है सभी भाषाई कौशल को विकास करने के लिए जरूरी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं ये जो करा रहा हूँ ये पिछली वर्ष का पेपर है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है उसको बताना है। जो प्रयोजना विधि है उनके प्रतिपादक कौन है उसको बताना है। दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक या फिर सुकरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे, बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये। ठीक है, प्रयोजना विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं वे कौन कौन से हैं उसको बताना है आप लोगों को। जो मूल्यांकन प्रक्रिया के बिंदु हैं, पहला, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। दूसरा, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र, परीक्षा व परिणाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ए हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के ये हो जाएगा उपकरण। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। जो कक्षा का वातावरण है वो किस तरह से होना चाहिए उसको बताना है। शांत, शोरगुल से भरा हुआ, अनुशासन से पूर्ण या मित्रता पूर्वक। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मित्रता पूर्वक होना चाहिए। कक्षा कक्ष का वातावरण कैसे होना चाहिए? तो मित्रता पूर्वक होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो कठोर शिल्प उपागम सिद्धांत है किस पर आधारित है उसको बताना है आप लोगों को। इसमें देखिए, पहला औद्योगिक, इंजीनियरिंग, व्यवसायिक या फिर अनुदेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंजीनियरिंग पर आधारित है। ठीक है, ये कठोर शिल्प उपागम किस पर है? तो इंजीनियरिंग पर आधारित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? देखिए, किस प्रकार किशोरावस्था में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं उसको बताना है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। इस तरह की समस्या किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भूख और प्यास है। भूख और प्यास क्या है बताना है इसको। व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या फिर अर्जित प्रेरक क्या है इसमें बताना है। तो ये है जन्मजात प्रेरक, मतलब ये जन्म से ही हमारे अंदर गुण आ जाता है कि हमको भूख प्यास लगी है करके पता लगने लगता है। जब बच्चे रहते हैं तो भूख लगती है तो रोते हैं, है ना। इसी तरह से प्रारंभ हो जाती है जन्म से ही। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। किस तरह से संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक व विद्यार्थियों के बीच में? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर उद्देश्य केंद्रित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। जिस उद्देश्य से चर्चा हो रहा है उस पर आपका क्या होना चाहिए? संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई बच्चा हमेशा जो है रोज रोज क्या होता है, विद्यालय देर से आता है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना करे, प्रधानाचार्य को बताएंगे, अब उसके माता पिता से संपर्क करेंगे या फिर बच्चा से बातचीत करके कारण जानने की कोशिश करेंगे, है ना, कि मतलब किस कारण से बच्चा देरी से आता है उसको। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा क्यों देरी से आता है, उसके देर से विद्यालय आने का कारण क्या है। ठीक है, कारण बिना जाने हम किसी निष्कर्ष पे नहीं आ सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? प्रेजेंट टाइम पे बताना है कि उपागम शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। ठीक है, देखिए, व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या फिर मानवतावादी उपागम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सृजनवादी, है ना, सृजनात्मकता होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सृजनशील होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? किसका अभाव पाया जाता है उसका बताना है। स्नेह का, क्रोध का, दोषारोपण का या फिर घृणा का। देखिए, प्रश्न एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो स्नेह का तो नहीं है, क्रोध भी नहीं है, दोषारोपण भी नहीं है, ये घृणा है ना, घृणा का भाव नहीं होता है किसी भी छात्र के प्रति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये थे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हम और वीडियो लेकर आएंगे, इसी तरह से इसका सीरीज चलाएंगे। अगर व्यू ज़्यादा आते हैं तो हम और बहुत सारे सीरीज लेकर आएंगे। पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोगों को करा देंगे ताकि आपका सीटेट और जो भी 10,000 अभी शिक्षकों की भर्ती आने वाली है उसमें आप लोगों का हेल्प हो जाए। तो ये थी बहुत बड़ी जानकारी। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो। नमस्कार, धन्यवाद।